हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र श्रृंखला। इस सेशन में हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 पुस्तक से अध्याय संख्या 4, जिनके लेखक हैं जाबिर हुसैन। और जाबिर हुसैन साहब जी ने सांवले सपनों की याद एक संस्मरण लिखा है, जिससे संबंधित हम प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो से पहले हम लोगों ने सांवले सपनों की याद संस्मरण पढ़ लिया और जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय और इनका सारांश भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सांवले सपनों की याद, जो क्या है एक संस्मरण है। क्या है? एक संस्मरण है। उससे संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जैसे ही जो सांवले सपनों की याद जो संस्मरण है, जब मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सभी आपको आने भी चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है, आप ध्यान से पढ़ें। इससे पहले फिर हमने पढ़ा क्या, जीवन परिचय किनका, जाबिर हुसैन जी का, और साथ में ही सांवले सपनों की याद संस्मरण है, उसका सारांश भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखो, संस्मरण जो होता है वह किसी भी व्यक्ति की यादों में रह रहा है। कोई वैसे किसी को याद आ रही है तो उस यादों को, उन स्मृतियों को जहां पे लिखा जाता है, जिसमें लिखा जाता है, जिस गद विधा में लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे संस्मरण कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो सांवले सपनों की याद है वह सालिम अली पर लिखा गया है, जो विश्व प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं। इनकी मृत्यु के बाद जाबिर हुसैन साहब को उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। उन यादों के उन्होंने जिस गद विधा में लिखा उसे संस्मरण कहा जाता है। और उसे किस नाम से लिखा? सांवले सपनों की याद। ठीक है, तो सांवले सपनों की याद हमें अच्छे समझ में आ गई होगी। तो इस सेशन में हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो आपको सभी को उनके प्रश्नों के आंसर भी आएंगे फिर तो। और यह सब हमें कहाँ मिलता है? यह सब हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलता है, जिसका नाम है क्षितिज भाग 1। यदि मैं बात करूं कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 अध्याय संख्या चैप्टर संख्या 4, और जिनके लेखक हैं जाबिर हुसैन। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सांवले सपनों की याद के लेखक कौन है, सांवले सपनों की याद जो संस्मरण है उसे लिखा किसने है, तो लिखा किसने है? जाबिर हुसैन साहब ने। किसने लिखा है? जाबिर हुसैन साहब ने। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, जो सांवले सपनों की याद संस्मरण है उनसे संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए मुझे कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया है। यानी कि सालिम अली के जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई, ऐसा कौन सा कांड हो गया कि जिससे वो पक्षी प्रेमी बन गए। यदि जब मैं सांवले सपनों की याद संस्मरण पढ़ाया था तब बताया भी होगा एक पक्षी का नाम, जिसका नाम गोरैया है। यदि आप लोगों को इसका नाम याद है तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। बचपन में जब सालिम अली खेल रहे होते हैं अपनी एयर गन से, तो एयर गन से गोरैया क्या हो जाती है? घायल हो जाती है। क्या हो जाती है? घायल हो जाती है। और उसकी खोज में उसके उपचार के लिए वो दर दर भटकते हैं। और जैसे ही भटकते हैं तो उन्हें बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी दिखाई देते हैं। और जिस प्रकार उनके सुरक्षा उपचार के साथ साथ वो इस प्रकार से पक्षी प्रेमी बन जाते हैं कि वो गोरैया का घायल होना उनकी एयरगन से और उनके जीवन में एक नया मोड़ आना था। तो उसी समय इनका एक नया मोड़ शुरू हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यहाँ है, जब वो बचपन में सालिम अली जी खेल रहे होते तो उनके एयरगन से गोरैया घायल हो जाती है। उस गोरैया की देखरेख के लिए जब वो धर धर भटकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तो उन पक्षियों से क्या हो जाता? प्रेम हो जाता है। और जब भी हम लेखक कहते हैं, जब भी मैं उन्हें देखता था तो एक बड़ा सा दूरबीन अपने गले में लटकाए होते थे। और उन्हें इस प्रकार से रंग बिरंगे पक्षियों से प्रेम हो गया कि वो सपने में भी पक्षियों के बारे में ही सोचते थे। तो देख लीजिए इसका आंसर। एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए।
इस प्रकार उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे पक्षी प्रेमी बन गए। यानी कि एयर गन से क्या गौरैया घायल होने वाली थी और उनकी सुरक्षा के लिए जैसा उपचार उन्होंने किया, जिस प्रकार से वो दर दर भटकते रहे एक एक पक्षी को देखते हुए कि गौरैया मुझे कहाँ मिले, तो वही घटना उन्हें पूरे संसार भर में एक पक्षी प्रेमी के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। आज भी, आज तो वो नहीं है इस संसार में। इन्हीं के साथ साथ यहाँ दो महान व्यक्तियों के बारे में भी चर्चा होती है इसी पाठ के अंतर्गत, इसी संस्मरण के अंतर्गत। एक तो कौन? पूर्व प्रधानमंत्री जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और एक आते हैं अंग्रेज कवि जिनका नाम था D.H. लॉरेंस। और यहाँ पर लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा के बारे में भी एक नाम पढ़ा जाता है, फ्रीडा के बारे में। ठीक है। सेकंड पर्सन है सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री जब चौधरी चरण सिंह से मिले तो उन्हें ऐसी कौन सी घटना बताई कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई। तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। यानी कि जब सालिम अली डॉक्टर चरण सिंह से मिले तो उन्हें कौन सी घटना के बारे में उन्हें बताया कि उनकी आंखें नम हो गई थी। नम क्यों हुई? क्योंकि घटना ऐसी थी, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ऐसे इंसान थे कि जब मिट्टी पर पानी की पहली बूंद पड़ती है, जब मिट्टी पर पानी की पहली बूंद पड़ती है, बूंद पड़ने से जो गंध आती है उस गंध को भी पहचानने वाले इंसान थे, यानी प्रकृति प्रेमी थे। यहाँ जिन जिन महान व्यक्तियों का हमारे सामने नाम आता है, चौधरी चरण सिंह, लॉरेंस साहब और सालिम अली, ये सभी प्रकृति से बहुत ही प्रेम करते थे। जब सालिम अली जी इनसे मिलते हैं और केरल की एक स्थान है जिनका नाम है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली के बारे में बताते हैं कि रेगिस्तान गर्म हवा यहाँ आने वाली है, जिससे कि पक्षियों को बहुत ही ज़्यादा खतरा होने वाला है, यहाँ का पर्यावरण प्रदूषित होने वाला है। यह सब सोच करके उनकी आंखें क्या हो गई? नम हो गई। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसका आंसर याद आ गया होगा। एक दिन सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और उन्हें बताया कि केरल की साइलेंट वैली पर रेगिस्तान की गर्म हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा है। वहाँ का पर्यावरण दूषित होने की संभावना है, जिससे जीव जंतुओं का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। यह सुनकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई, क्योंकि चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, क्योंकि वो प्रकृति से प्रेम। देखो आप सोचो कि मिट्टी पर जो पहली बूंद पानी की पड़ती है उसकी गंध वो पहचान लेते हैं, तो सोचो कितना बड़ा एक प्रकृति प्रेमी होगा। और जो एक प्रकृति प्रेमी जब दूसरे प्रकृति प्रेमी को ऐसी कुछ बातें बताता है कि जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और पक्षियों को नुकसान होगा, तो वह इंसान ऑटोमेटिक उसकी आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रकृति प्रेमी जितने भी इंसान हैं वो सभी ऐसे ही हैं, क्योंकि वो प्रकृति से साथ साथ प्रकृति में रहने वाले जानवरों, पक्षियों और मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं कि वो प्रकृति का कभी नुकसान देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन है लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा कि मुझसे ज़्यादा गौरैया नामक पक्षी उसे उनके बारे में अत्यधिक बता सकती है। कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ऐसा क्यों कहा? बताइए जल्दी से, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? सोचो। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने कहा था कि मेरी छत पर जो गौरैया बैठी हुई है वह मुझसे ज़्यादा लॉरेंस के बारे में जानती है। क्यों? क्योंकि लॉरेंस सीधे साधे दिल के इंसान थे। वो गौरैया से बहुत ही अत्यधिक प्रेम करते थे और बहुत ही ज़्यादा समय मुझसे ज़्यादा वो उनके पास बिताते थे। मैं ये नहीं कहती कि मैं उनसे नफरत करती हूँ, मैं उनसे बहुत ही प्रेम करती हूँ, क्योंकि वो पक्षी प्रेमी अर्थात प्रकृति प्रेमी थे। और गौरैया भी उनके साथ में एक अंतरंग साथी की तरह, एक अंतरंग मित्र की तरह उनसे प्रेम करती थी, उनके साथ हमेशा रहती थी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझसे ज़्यादा लॉरेंस के बारे में गौरैया
बता सकती है। तो देख लो एक बार इसका आंसर। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे क्योंकि वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल का आदमी था। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग मित्र या साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा होगा। क्यों? क्योंकि जो गोरैया छत पे बैठती थी उनके साथ लॉरेंस साहब बहुत ही ज़्यादा समय बिताया करते थे। वो सीधे सच्चे दिल के आदमी थे। उनको किसी से प्रेम हो जाता था। पेड़ पौधों से प्रकृति प्रेमी थी, पक्षियों से भी हो जाता था। यानी कि जहाँ भी देखते, जहाँ भी उन्हें ऐसा दिखाई देता कि हाँ नैसर्गिक प्रकृति को नुकसान होने वाला है, तो वहीं पर वो उनकी कुछ प्रकृति का होने वाले सुझाव देने लगते या यथाशक्ति प्रयत्न करते रहते यहाँ कोई प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार गोरैया से उन्हें प्रेम हो गया और वो उनकी साथी बन गई और ज़्यादा समय उनके साथ बिताया करते थे। इसलिए ही फ्रीडा ने कहा कि गोरैया मुझसे ज़्यादा लॉरेंस के बारे में जानती है। आज से स्पष्ट करना है आप लोगों को, क्या वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक होता है प्राकृतिक। वो कौन? सालिम अली। वो कौन? सालिम अली। कि सालिम अली लॉरेंस की तरह प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? आज से स्पष्ट करना है आप लोगों को। हमें पता है, हमने पढ़ा सांवले सपनों की याद संस्मरण पढ़ा, हमें पता चला कि D.H. लॉरेंस वो प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति से उनका बहुत ही अत्यधिक गहरा लगाव था। और ऐसा ही स्वभाव किनका था? सालिम अली का था। वो भी प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी थे, ज़्यादा पक्षी प्रेमी थे। उनके साथ प्रकृति का ध्यान रखते थे। जिस प्रकार सरल और सहज लॉरेंस दिखाई देते थे, उसी प्रकार सालिम अली भी दिखाई देते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या कि उनकी ज़िंदगी भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अंग्रेज कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। उनका प्रकृति से गहरा लगाव था। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उसी प्रकार सालिम अली भी अपना जीवन प्रकृति के प्रति समर्पित कर चुके थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लॉरेंस की तरह सालिम अली का व्यक्तित्व भी सुलझा हुआ और सरल एवं सहज था। यानी कि जिस प्रकार से D.H. लॉरेंस जो प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से उनका गहरा लगाव था, उसी प्रकार सालिम अली का भी गोरैया के घायल होने के बाद उनका पूरा जीवन पक्षी प्रेमी में रूप में बिताया उन्होंने। और 24 आवर्स वो पक्षियों की सुरक्षा के बारे में ही सोचते रहते थे हमेशा। और एक बड़ा सा दूरबीन अपने गले में लगाए रहते थे, जिससे पता चलता है कि वो सपने भी पक्षियों की सुरक्षा के ही लिया करते थे। ऐसा कौन बताते हैं हमें? ऐसा जाबिर हुसैन साहब जी कहते हैं, क्योंकि उन्हीं की यादों में, उन्हीं की स्मृतियों में ही उन्होंने सांवले सपनों की याद लिखा था। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है? यानी कि ऐसा कथन क्यों आया है? बताइए जल्दी से, क्यों आया ऐसा कथन? आपको याद है गोरैया की जब एयर गन लगी तो जब वो मर गई थी, यदि कोई व्यक्ति अब अपना उन्हें दिल की धड़कन भी दे तो भी वह वापस उठ करके कुछ गा नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वह उसकी धड़कन फिर से धड़क नहीं सकती। तो कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि वह मर चुकी है। अब जो पक्षी या इंसान मर जाता है तो उनकी धड़कन, चाहे कोई वंशज उनको अपनी धड़कन भी निकाल के दे तो भी वह व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता है। यहां लेखक का तात्पर्य यह है कि गोरैया नामक पक्षी मर चुकी थी या मर चुका था। अब उसे कोई जीवित नहीं कर सकता। अगर उसे कोई अपनी दिल की धड़कन भी देना चाहे तो उसमें कोई हरकत नहीं हो सकती, अर्थात वह दोबारा जीवित नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार से एक गोरैया पक्षी है, ठीक है, वह मर चुका था
या मर चुकी थी। आप देखो गोरैया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं, पुल्लिंग भी कह सकते हैं, तो नर मादा यहाँ नहीं दिया हुआ है, वो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो जब वह मर गया था या मर गई थी तो उन्हें अब अपनी कोई भी दिल की धड़कन भी दे तो वह दोबारा से हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि वह मर चुकी थी। तो हम मरे हुए इंसान को अपनी दिल की धड़कन देना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह वापस दोबारा से जीवित हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कवि ने कहा है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। आज से स्पष्ट करना है, बताइए टापू, टापू का अर्थ क्या होता है? टापू का अर्थ होता है सीमा, सीमा का प्रतीक है ये, अर्थात मैं कहूं बंधन। इनकी सालिम अली जो पक्षी वैज्ञानिक हैं वो टापू बनने की बजाय एक विस्तृत अथाह सागर बने। आज से स्पष्ट कराओ, क्या वो किसी टापू से, किसी 2-4 पक्षियों से संबंधित था उनका? ऐसा था क्या? बंधन था क्या उनका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो संसार के सभी पक्षियों से उतना ही प्रेम करते जितना गोरैया से करते थे। वो बात अलग है, गोरैया के कारण उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन, उनका मुख मोड़ था, उनका जीवन की जो शक्ति थी वो सारी की सारी पक्षियों के प्रेम में लगा दिया, उनकी सुरक्षा में लगा दिया, यथाशक्ति प्रयत्न करते रहते थे। ये वास्तविक बात है। लेकिन क्या वो एक टापू की तरह एक सीमा में बंध गए थे क्या? ऐसा नहीं है। वो एक विस्तृत सागर, अथाह सागर की तरह उभरे थे। पूरे संसार के पक्षियों को वो अपना मानते थे। टापू बंधन अथवा सीमा का प्रतीक है। सागर की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार सालिम अली भी बंधन मुक्त होकर किसी स्थान पक्षी से नहीं बंधे। वे अथाह अर्थात विस्तृत सागर की तरह अपनी खोज करते रहते और जो अनुभव मिलता उससे अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाते रहते थे। यानी कि वो किसी भी स्थान से संबंधित, किसी पक्षी से संबंधित, किसी भी प्रकृति के अंतर्गत कोई भी स्थान है उससे संबंधित वो कभी बंधे नहीं थे। उनका कोई बंधन नहीं था फिक्स। वो अथाह सागर में जहां उन्हें कोई पक्षी दिखाई देता तो वो उसकी यथाशक्ति सुरक्षा के लिए इंतजाम करते थे और उन्हें बचाते थे। उनके लिए खाना, पानी, दाना जो भी होता यथाशक्ति वो प्रयत्न करते रहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं वो एक टापू नहीं, वो तो एक अथाह सागर है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि डॉक्टर सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक जो अपने गले में बड़ा सा दूरबीन रख करके सपने भी पक्षियों के लिया करते थे। रंग बिरंगे पक्षियों का ही क्या सपना लिया करते थे। नंबर 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। यानी भाषा शैली की 4 विशेषताएं बतानी है आप लोगों को। क्या इन्होंने कठिन शब्दों का प्रयोग किया? क्या इन्होंने अलंकार का प्रयोग किया? क्या इन्होंने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया? क्या इन्होंने मिश्रित भाषा का प्रयोग किया? बात सही है। सालिम अली ने अपनी भाषा में अलंकारों के साथ साथ यानी अलंकारों का भी प्रयोग किया, क्योंकि सालिम अली लेखक ने सालिम अली पर जो सांवले सपनों की याद लिखा है उनकी जो भाषा थी उस भाषा में वे उनके 2, एक तो रूपमा, उपमा और एक रूपक, ये 2 अलंकार इनके काव्य में सहज रूप से हमें दिखाई देते हैं। तो 4 विशेषताएं की बात करें भाषा शैली में तो इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया, इन्होंने कठिन भाषा का भी प्रयोग किया, इन्होंने छोटे छोटे भाषा का भी प्रयोग किया, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया और इन्होंने मिश्रित भाषा का भी प्रयोग किया, जिसमें हमें संस्कृत, उर्दू, तत्सम शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। सांवले सपनों की याद नामक पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मिश्रित शब्दावली का प्रयोग, जिसमें वे उर्दू, तद्भव, संस्कृत जिसे तत्सम कहा जाता है, शब्दों का सम्मिश्रण। यानी इनके इस पाठ में हमें उर्दू के शब्द भी दिखाई देते हैं, संस्कृत के भी दिखाई देते हैं और हिंदी के भी दिखाई देते हैं, और हम कहें तो लगभग सभी का मिश्रित रूप हमें दिखाई देता है। जैसे
जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद, ये सारे के सारे उर्दू शब्द। संस्कृत शब्दों का प्रयोग की प्रचुरता भी हुई है, जैसे संभव, वाटिका, विश्राम, अंतहीन, वर्ष, इतिहास, संगीत और प्रतिरूप। ध्यान रखना कैसे पहचानेंगे तत्सम शब्द है नियम। जहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है वह तत्सम शब्द होता है, जहाँ वह आ जाता है लगभग लगभग वह तत्सम होता है, जहाँ श्रेय आ जाता है यानी सलजम वाला से आ जाता है वहाँ भी तत्सम शब्द होता है। अनुस्वार आ ही रहा है, वह आ ही रहा है, इतिहास है ही शब्द वैसे, अनुस्वार आ ही रहा है, जहाँ रह के प्रयोग हो जाएं वहाँ पर भी क्या होते हैं तत्सम शब्द माने जाते हैं। तो इन्होंने उर्दू यानी कह सकते हैं मिश्रित शब्दावली का इन्होंने अपने पाठ में प्रयोग किया है। ठीक है। कठिन वाक्यों का प्रयोग भी इन्होंने अपने इस पाठ में, इस संस्करण में किया है। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना जटिल है, वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं। कलात्मकता उनके प्रत्येक वाक्य में दिखाई देती, कलात्मकता उनके प्रत्येक वाक्य में हमें दिखाई देती है। जैसे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर संवार, सांवले सपनों का एक हुजूम यानी भीड़ मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। देखो, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कितनी कलात्मकता है, यानी अपने कला किस प्रकार से उन्होंने शब्दों का संयोजन किया है, किस प्रकार से उन्होंने अपने शब्दों का संयोजन किया है, उनके प्रत्येक वाक्य में कलात्मकता नजर आती है, दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यहाँ बच्चों यह है कि उनके प्रत्येक वाक्य हमें ऐसे दिखाई देंगे कि हमें समझने के लिए थोड़े बहुत शब्दों का भी अर्थ हमें पता होना चाहिए। दूसरी हम बात करें, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। यदि जब जैसे ही कवि ने कहा क्या पता नहीं मुझे कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और उनका शौक किसने निभाया था? गोपियों ने। यदि मैं आपसे पूछूं क्या आपने हनुमान जी को उड़ते हुए देखा है, तो वही बात यहां कर रहे हैं कि हमने नहीं देखा, तो वही बात ये कह रहे हैं क्या कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी? क्या आप कह सकते हैं कि आपने देखा था? नहीं, लेकिन बस पुराणों और काव्यों में पढ़ पढ़ करके हमने ऐसा सुना और ऐसा हम लोग मान लेते हैं। और ये बात सच्चाई है, झूठ नहीं है। तुम सोचो कहीं हनुमान जी उड़ते नहीं है, सर जी कह रहे हैं हमने देखा नहीं है, मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो कहेंगे हमने भी नहीं देखा, तो कृष्ण जी के बारे में हमने भी नहीं देखा। तो फिर ऐसा मत कहना कहीं अब तुम डायवर्ट हो जाओ। कहने का तात्पर्य क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य यह है उनके प्रत्येक वाक्य में हमें क्या दिखाई देती है? कलात्मकता दिखाई देती है। यानी कि उनका शब्द संयोजन ऐसा था कि प्रत्येक शब्द एक शब्द दूसरे शब्द के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता था कि हमें प्रत्येक वाक्य के अंतर्गत एक कला की रूप दिखाई देता था। वास्तव में उनके कलात्मकता अच्छी है, बहुत ही बढ़िया दिखाई देती है हम लोगों को। नेक्स्ट है अलंकारों का प्रयोग। यानी अपनी भाषा मैंने बताया था, याद हो जाबिर हुसैन जी के दो, एक तो उपमा और एक रूपक अलंकार हमें नजर आते हैं, तो उनके प्रिय अलंकार माने जा सकते हैं। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं जैसे अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, यानी उपमा। यानी कि अब तो उस पक्षी की तरह, यानी उस पक्षी की ही भांति। और जब एक चीज को दूसरी जैसे बताई जाती है, लगभग उससे तुलना की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय विस्तृत सागर बनकर उभरे। तो उपमा और रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं, ये ध्यान आपको रखना है। भावानुरूप भाषा, यानी कि भाव के अनुरूप। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? भाव धन अनुरूप। तो क्या हो जाएगा? भावानुरूप। यानी कि यहां कौन संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए समान स्वरों का मेल, समान स्वरों का मेल कहां होता है? दीर्घ स्वर संधि में होता है। ठीक है। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। कभी
वे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। चौधरी साहब यानी चौधरी चरण सिंह, ध्यान रखना, ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आज सालिम अली भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है। दोनों प्रकृति प्रेमी, और D.H. लॉरेंस साहब भी दोनों प्रकृति प्रेमी थे। नेक्स्ट 6th, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा उसे अपने शब्दों में लिखी। यानी सालिम अली साहब का लेखक ने जो व्यक्तित्व का चित्र खींचा है, जो बातें हमें बताई है, उन्हें आप अपने शब्दों में लिखना है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जो मैंने लिखा है उसमें भी आप लोग कुछ अच्छी बातें जोड़ सकते हैं, जोड़ो तो, वरना नहीं जोड़ सकते हो तो जैसा लिखा है वैसा का वैसा आंसर आपको लिख देना है। सालिम अली एक विचारशील व्यक्ति के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में अनन्य प्रेम था। लेखक के कभी ने खत्म होने वाली जिज्ञासा थी, जो एक लंबी दूरबीन के साथ दिखाई देती है, जो आज भी लेखक को ऐसा लगता है सालिम अली आज भी किसी पक्षी के कोटड़े में निकलने वाले हैं। यानी कि लेखक को अभी विश्वास नहीं हुआ कि सालिम अली जी इस संसार में नहीं है, वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो सोच रहे हैं कि अब भी है ना, वो किसी पेड़ के कोटड़े से निकलने वाले हैं, पक्षी के कोटड़े से निकलने वाले, एक लंबा सा दूरबीन लिए हुए। आज भी वो ऐसा सोचते हैं। उनका जीवन काफ़ी रोमांचकारी था तथा उनका स्वभाव भ्रमणशील था। कभी भी किसी भी वक्त वे पक्षियों के बारे में पता करने के लिए निकल जाते थे। लेखक ने अपने शब्दों में भी कहा था कि उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसा सलीम अली जी प्रकृति के साथ अपना व्यवहार करते थे, प्रकृति के प्रति उनका इतना गहरा प्रेम था कि कभी भी जब उनके मन में आया तभी पक्षियों की सुरक्षा करने के लिए, पक्षियों को देखने के लिए, उनके लिए कोई समस्या तो नहीं आ रही, उनकी सुरक्षा के लिए वो निकल पड़ते थे। एक लंबा सा दूरबीन रखे अपने गले में टांके हुए। तभी तो लेखक ने कहा है कि ऐसा बर्ड वॉचर मैंने इस संसार में कभी नहीं देखा, शायद ऐसा हुआ भी होगा तो मैंने कभी नहीं सुना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो विचारशील व्यक्ति के साथ साथ प्रकृति प्रेमी, प्रकृति पक्षियों के अनन्य प्रेम करते थे। कभी ने खत्म होने वाली जिज्ञासा थी कि ऐसा नहीं कि मैंने इतने पक्षियों की सुरक्षा कर दी, इतने पक्षियों के बारे में लिख दिया तो अभी उनकी जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई थी। उनका जीवन भी काफी रोमांचकारी था और किसी भी पक्षी को ऐसे लगता था कि आप भी अभी है ना किसी पक्षी के कोटड़े से, यानी पेड़ के कोटड़े से निकलने वाले हैं। पक्षियों का घोंसला जहाँ होता है, कोटड़ा होता है जो पेड़ के ऊपर या टहनियों पर कहीं भी बना लेता है पक्षी, तो वहीं से निकलने वाले, ऐसा लेखक को प्रतीत होता है। तो इसलिए लेखक ने कहा कि ऐसा बर्ड वॉचर शायद कहीं संसार में ऐसा हो। नेक्स्ट है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि इन्होंने जो शीर्षक दिया है क्या वो सार्थक है? आप टिप्पणी लिखना है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ इन्होंने जो भी लिखा वो सही लिखा है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर? सांवले सपनों की याद, यानी जब सालिम अली की मृत्यु हुई थी तो जाबिर हुसैन को उनकी याद आने, कुछ समय बाद ही याद आने लग गई। अब उनकी यादों को वो मिटाना नहीं चाहते थे। जब मिटाना नहीं चाहते थे तो उन्होंने सोचा क्यों न इस बर्ड वॉचर की, क्यों न स्मृति में उनकी यादों को मैं संजो के रख दूं, और उन संस्मरण लिख डाला। मैं तो भी पूर्ण रूप से सार्थक हूं इस शीर्षक से। नाम क्या है? सांवले सपनों की याद। यानी आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनके बारे में जब लिखते हैं तो अच्छे इंसान के बारे में लिखना कहाँ का गलत बात है। तो मैं तो पूर्ण रूप से इस शीर्षक से सहमत हूं, सार्थक भी मुझे दिखाई देता है। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक प्रतीक प्रदान शीर्षक है। यानी कि सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक प्रतीक प्रदान शीर्षक है, यानी प्रतीक के रूप में भी उभरता है और एक रहस्यात्मक भी है। सालिम अली की आंखों में जो सपने दिखाई देते थे उन सपनों को लेखक देखना चाहता है। इस शीर्षक के माध्यम से तथा उनके सपनों की याद लेखक की जिज्ञासा को आतुर कर देती है। यानी कि जब उनकी मृत्यु हो चुकी होती है तो उनके सपने उन्हें याद आ रहे होते हैं और वह भी उनके सपनों को देखना चाहता था, ऐसा सोच रहा था वो। तो फिर जैसे उनकी याद आ जाती है तो उनकी
जिज्ञासा को और आतुर कर देती है। किस प्रकार से सालिम अली साहब थे। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं, यानी कि जो सांवले सपने जो याद है वो मनमोहक है, यानी मन को छूने वाली इच्छाओं का प्रतीक है, जो प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहते थे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि वो पक्षी प्रेमी थे और वे जीवन भर अपने जीवन का, जब से गौरैया की जान खतरे में पड़ी थी तब से लेकर के मरते दम तक उनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं हुई थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि पक्षियों की दुनिया में हमेशा के लिए वो खोए रहते थे 24 आवर्स। जब भी सपने लेते तो पक्षियों के लेते थे। क्यों, ऐसा कैसे पता हमें? क्योंकि जाबिर हुसैन जी ने यही लिखा है कि वो जब उड़ते पता नहीं चलता कब वो पक्षियों की खोज में निकल पड़ते, कब वो पक्षियों के बारे में नई नई चीजें लाते थे हमारे सामने कि इस प्रकार का पक्षी होता है, इस प्रकार के पक्षी यहाँ मिलते हैं, इनकी सुरक्षा इस प्रकार से की जाए। वो यहाँ तक कि पक्षियों की आवाज भी सुन लेते थे, महसूस कर लेते थे कि ये पक्षी अब क्या कह रहा है। आप सोचो, किसी पक्षी की आवाज को आप अपने शब्दों में समझ जाओ तो आप सोचो कितना बड़ा पक्षी प्रेमी होगा। ऐसा जाबिर हुसैन साहब हमें बताते हैं। वे उनकी सुरक्षा के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं। जब तक शक्ति है उनके उनमें शरीर में, तब तक वो उनकी सहायता करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते थे और उनकी खोज के सपनों में खोए रहते थे। लेखक कहता है कि ऐसे सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेमी इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है, किंतु गहरा रहस्यात्मक के साथ साथ प्रतीकात्मक भी है। कहने का तात्पर्य क्या है? एक रहस्य तो छिपा हुआ है, एक रहस्य तो छिपा हुआ है, साथ में एक प्रतीक को भी अपने साथ में लिए हुए रहता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है? पक्षी प्रेमी के साथ साथ वो इतने बड़े प्रकृति प्रेमी थे कि जब वो चौधरी चरण सिंह से मिले तो केरल की साइलेंट वैली के बारे में बताया कि यहाँ पक्षियों को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। जब उनकी आंखें नम हो गई तो सोचो, यह विचार जिन्होंने बताया चौधरी चरण सिंह को, डॉक्टर सालिम अली ने जो बताया है, तो सालिम अली के मन में कैसा मतलब एक खौफनाक नजर उन्हें सपना आ रहा होगा पक्षियों के बारे में। जब जो चौधरी चरण सिंह को जब बताने से उनकी आंखें नम हो गई, जो इंसान बता रहा हो तो उनका कलेजा कैसा होगा। वो भी अपने पत्थर रख कर के फिर भी इतना कुछ बता रहे हैं उनके, और वो तो हमेशा जीवन भर पक्षियों के प्रति अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। वो हमेशा के लिए पक्षियों के बारे में ही सोचा करते थे। तो जिन सपनों को वो सालिम अली की आंखों में देखा करते थे, इसलिए इस शीर्षक की सहायता से उन्होंने उनकी यादों को क्या कर दिया? संजो दिया है। उन्होंने कहा है ऐसा इंसान शायद ही संसार में कोई बड़ बाचर हो जितना कौन थे? सालिम अली साहब थे। ठीक है, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, ये था सालिम अली की यादों का जो संस्मरण है, जो जखीरा है, जिसे जाबिर हुसैन जी ने उनकी यादों का जिस जगह जैसा उन्होंने लिखना चाहा वैसा ही उन्होंने यहाँ लिखा है। और हमें भी अब तो ऐसा लगने लग गया कि हाँ, जो इंसान पक्षियों की आवाज तक पहचान ले, उससे बड़ा प्रेमी ना तो मैंने देखा है ना हमने कभी सुना है। तो उनकी यादों को ही, उन स्मृतियों को ही इस संस्मरण में लिखा है। क्योंकि संस्मरण कब लिखा जाएगा? स्मृतियों को याद करते हुए, स्मृतियों के जरिए ही संस्मरण लिखा जाता है। संस्मरण कब लिखा जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में अत्यधिक जानता है, तो उनकी जब वो इंसान नहीं रहता है तो वह अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी यादों को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी यादों को मिटाने के लिए जब गद्य में लिखा जाता है तो उसे संस्मरण कहा जाता है। तो यह संस्मरण तो ऐसा था, सांवले सपनों की याद, जो विश्व प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली था। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सांवले सपनों की याद से संबंधित जितने अभ्यास प्रश्न हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस सेशन में बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।